नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र गुरुवार 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठक प्रस्तावित हैं। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन में बताया गया है कि संसद के मानसून सत्र यानी 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए शामिल किया गया है। मानसून सत्र से एक दिन पहले बुधवार 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की गई। बुधवार को ही कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई। सरकार ने सत्र के दौरान सभी दलों से विधायी एवं अन्य कामकाज में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि वो हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे अजय प्रताप सिंह जी से, जो सांसद हैं राज्यसभा से। अजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत अजय प्रताप सिंह जी, मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि संसद का जो मानसून सत्र है कामकाज के लिहाज से, बिल विधेयक के लिहाज से, चर्चा के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं? आप कैसे इस सत्र को देखते हैं? कल की कार्यसूची जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, उस कार्यसूची में सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ बिल है सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023। इसके अतिरिक्त दो बिल अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में हैं। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया उस बिल के माध्यम से। इसके अतिरिक्त इस सत्र में फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बिल, जन विश्वास बिल, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल हैं जिसका लोक जीवन पर असर पड़ने वाला है और महत्वपूर्ण बिल हैं, और उन पर मैं समझता हूं कि इस सत्र में एक सकारात्मक चर्चा होगी और उसके पारित होने से देश में भी इससे जुड़े हुए विषयों को लाभ होगा। जी सुजीत जी, अगर मैं बात करूं जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन संबंधी विधेयक की, तो ये विधेयक कारोबार की दृष्टि से, कारोबार सुगमता की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बिल के क्या खास प्रावधान है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए मनोज जी, ये जन विश्वास अमेंडमेंट बिल ये जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया था और जेपीसी का रिपोर्ट, मैं भी उसमें एक सदस्य था जी। और ये शायद जो डेडलाइन था मार्च 18 इसका डेडलाइन था सबमिट करने का रिपोर्ट का, और हमारी कमेटी इसको मार्च 17 को ही दे दिया था, कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो शायद बहुत कम ऐसे होते हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज जो समय में अपना रिपोर्ट देते हैं। ये बहुत ही अहम बिल है। इसमें हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज देखिए हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता है उसमें हमारा 134 रैंक था। 2014 से बहुत सारे अच्छे कदम उठाए गए हैं जो अपने कारोबार को सुचारू रूप से और मिनिमम जो बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का फिलोसॉफी को अडॉप्ट करते हुए अभी जो 2019 में लास्ट हम लोग का रैंकिंग आया था वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, उसमें 64 है और प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि उसको 30 तक लाया जाए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पुराने जो कानून हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिसमें जो जेल टर्म्स हैं जिसको हटा के उसमें या तो फाइन या पेनल्टी का क्लॉज लाया गया है, या बहुत सारे ऐसे पुराने कानून हैं जिसको हटाया गया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक लेबर कोड में एक ये है क्लॉज है कि अगर टॉयलेट का वाइट वॉश हर 6 महीने में नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल का सज़ा हो सकता है। ठीक है, वाइट वॉश होना चाहिए टॉयलेट का, लेकिन एक वाइट वॉश नहीं करने के लिए 6 महीने का जेल, ये 3 साल का जेल, ये कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब नहीं होना चाहिए कानूनी बुक्स में। तो इस ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसको हटाया जा रहा है। करीबन 180 ऐसे कानून हैं जिसको या तो कानूनी किताबों से हटाया जा रहा है या फिर जेल टर्म को हटा के उसमें फाइन एंड पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा। तो ये बहुत अहम बिल है। ऐसे बहुत सारे बिल है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, हमारे देखिए आज डेटा सबसे बड़ी चीज़ हो चुकी है। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में भी है, ठीक है, लेकिन डेटा का प्रोटेक्शन ये अभी एक बहुत अहम मुद्दा बनते जाएगा क्योंकि डेटा इज गोल्ड माइन। लेकिन हमारे देश में कोई कानून नहीं, आईटी एक्ट 2000 में बना था और 2023 साल में तो टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाती है। तो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आने की उम्मीद है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो फ्रेमवर्क लॉ लेके आएगी
डेटा प्रोटेक्शन के लिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है जी। वो भी शायद पारित होने का उम्मीद है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया था, उसमें भी मैं सदस्य रहने का मुझे सौभाग्य मिला था, जिसमें कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का एक चयन होगा। ऐसे कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के लिए एक बिल आ रहा है, बहुत सारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल आ रहा है। ऐसे बहुत सारे अहम बिल अभी ये मानसून सत्र में आने का है, देखते हैं जी। हम तो उम्मीद रखेंगे कि सुचारू रूप से चलेगी। बिल्कुल, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक अपने आप में खासा महत्वपूर्ण विधेयक है जो इस सत्र में पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर अजय जी मैं बात करूं जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक की, दरअसल आपकी सरकार का खासा इस बात पर जोर रहा कि कारोबार की दृष्टि से व्यापारी वर्ग को सुगमता मिले, आम आदमी को जो काम करना चाहता है उसे उन प्रावधानों से छुटकारा मिले जो छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण उसको आम तौर पे उसको सामना करना पड़ता है ऐसे कानूनों का। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? यह बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आज किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी आर्थिक क्षमता से आंकी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार ये कहना है कि भारत को 5 ट्रिलियन मिलियन डॉलर की हमको इकोनॉमी बनाना है और देश में बहुत शीघ्र ही हम तीसरे श्रेणी की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब इस लक्ष्य को अगर हमको हासिल करना है तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके जो मानक हैं, इसको हमको सरल करना पड़ेगा और लोगों को व्यापार के लिए, उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये जो जन विश्वास बिल है इसी दिशा में काम करेगा। विगत जैसा कि अभी हमारे मित्र सुजीत कुमार जी ने कहा है कि 2014 के पश्चात इस देश में व्यापार को, उद्योग को बहुत सारी सहूलियत दी गई हैं और जिसके माध्यम से आज भारत जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंटरनेशनल लिस्ट है उसमें उसका जो स्थान है 134 से घटकर 64वें स्थान पर आ गया है। अभी इस दिशा में और भी काम करने की आवश्यकता है। तो यह बिल उन्हीं आवश्यकताओं को एड्रेस करने वाला है। सरकार ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बिजनेस को प्रमोट किया है, अपितु जो वित्तीय सहायता है उस वित्तीय सहायता के आधार पर भी बिजनेस को आसान बनाया है। और साथ ही एक ज़माने में हम शब्द सुना करते थे बाबू लाइसेंस राज जी। उस बाबू लाइसेंस राज के गड़बड़ झाले में फंसकर कोई व्यापार की तरफ अपना रुख ही नहीं करता था। उस बाबू लाइसेंस राज को भी जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है उतना सरकार ने कम करने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि बहुत सारे लोग आज व्यापार की ओर, स्टार्टअप की ओर उन्मुख हुए हैं। अजय जी, प्रधानमंत्री का जो जोर रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग मंचों से कई बार कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि वोकल फॉर लोकल। क्या आप देखते हैं कि इस प्रावधान से, जो प्रावधान संशोधन के जरिए करने सरकार जा रही है, सरकार की योजना है, उससे आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से भी बल मिलेगा उसको? बिल्कुल निश्चित रूप से बल मिलेगा, क्योंकि जब व्यापार करना आसान होगा, व्यापार करने के लिए पूंजी प्राप्त करना आसान होगा, व्यापार का विपणन करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध होगी, तो स्वाभाविक रूप से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए व्यापार की ओर उन्मुख होंगे। और उनको एक दिशा दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, अब वोकल फॉर लोकल का आइडिया देकर। अब वोकल फॉर लोकल का आइडिया ऐसा आइडिया है कि बहुत सारे हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरत है। उस रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए हमको बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पर आश्रित नहीं करना है। उसको अगर हम अपने स्थानीय स्तर पर उन उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, उनका विपणन कर सकते हैं, तो हमारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, उनको सस्ता और अच्छा माल भी मिलेगा और उसके माध्यम से बहुत सारा स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। मैं कृषि क्षेत्र की भी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कृषि क्षेत्र में एक योजना हमारी सरकार लेके आई, एक जिला एक उत्पाद। अब इस योजना का लाभ ये हुआ कि पहले जब एक जिला एक उत्पाद की योजना नहीं थी तो जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री को ग्रो करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल पाता था। कच्चा माल मिल गया तो प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित लोग नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस योजना के माध्यम से हर ज़िले का एक एक उत्पाद चिन्हित हो गया है और उस चिन्हित उत्पाद के आधार पर वहाँ पर फूड इंडस्ट्री आ रही है। फूड इंडस्ट्री आ रही तो उसका और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इत्यादि का खड़ा हो रहा है और लोगों को अपना कच्चा माल खपत करने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ रहा, तो उनको
पर्याप्त रूप से अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। तो एक कृषि क्षेत्र में इस एक योजना के माध्यम से परिदृश्य धीरे धीरे बदलने लगा है। तो वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे अनेक अभिनव पहल हैं जिसके माध्यम से भारत में व्यापार और उद्योग जगत को हमारी सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। जाहिर तौर पे देश के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक जो है वो खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विधेयक में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। जाहिर तौर पर ये बिल कारोबार की दृष्टि से, कारोबार सुगमता की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दूसरा बिल जो इस सत्र में पेश किया जा सकता है वो है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक। सुजीत जी, आप इस विधेयक पर चर्चा काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इस बिल में क्या खास बात है? जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक है ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अभी ये सरकार कोऑपरेटिव मूवमेंट को काफ़ी महत्व दे रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और जो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुआ करते थे, अभी जो पिछले कुछ सालों से जो MCSS बोलते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका महत्व बहुत कम हो गया था। ठीक है, पहले हम लोग देखें अमूल जैसे कितने सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स रहे हैं। तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए ये बिल लाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो है एक इलेक्शन अथॉरिटी, जी, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन होगा, जिससे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहेंगे उनमें जो चुनाव होगा और उनमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो सकता है, और ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सकें, इसका प्रावधान रहेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि डायरी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। और जो अपना इकोनॉमी का भी बात कर रहे थे अजय प्रताप जी, तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये बिल उस दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। जी सूर्य जी, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की, जी, जाहिर तौर पे अनुसंधान को लेकर भी मोदी सरकार का खासा जोर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक मसौदा कानून भी इस बार प्रस्ताव में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मैं इससे काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लेके आ रहे हैं। मेरा हमेशा ये दुख रहा है कि हम अपना GDP का ओनली 0.7% हम लोग रिसर्च में खर्च करते हैं, जबकि साउथ कोरिया 3.2, इजराइल 4.8, US 3, चाइना 3.8% अपना GDP का खर्च करता है। तो मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी मैं कई बार 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में ये बात को उठा चुका हूँ कि हम लोग एक तरक्की तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग रिसर्च पे फोकस नहीं करेंगे। नहीं तो हम लोग वही एक जो बाहर का जो इनोवेशन रहेगा, रिसर्च रहेगा, उसको लेके आएंगे देश में। तो बहुत ही अच्छी ये बिल है। इससे क्या होगा, हमारा जो रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप देखें कि चाइना में, चाइना का जितना रिसर्च है उसका 70% आता है प्राइवेट सेक्टर से। USA में जितना रिसर्च खर्च होता है उनके देश में, उसका 50% आता है प्राइवेट सेक्टर से। हिंदुस्तान में जितना रिसर्च पे खर्च होता है, ऐसे तो बहुत कम खर्च होता है, लेकिन जितना भी होता है उसका 30% सिर्फ आता है प्राइवेट सेक्टर से। तो ये बिल में प्राइवेट सेक्टर को भी जो अपना CSR में जो खर्च कर सकते हैं, जो प्रावधान है CSR में, कंपनीज एक्ट 2013 में, तो जो कोई कंपनी अगर रिसर्च में भी खर्च करती है तो उसको CSR खर्च माना जाएगा, ये सुविधा कंपनी को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये बिल आने के बाद प्राइवेट कंपनियां भी रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। और विशेषकर जो रिसर्च फाउंडेशन होगा, इससे एक प्लेटफॉर्म और एक मोमेंटम होगा रिसर्च पे खर्च करने के लिए। क्योंकि हम लोग देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्वगुरु का बात करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग रिसर्च में नहीं करेंगे, कोई भी देश रिसर्च के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो रिसर्च पे हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। 2047 तक अमृतकाल का जो काल है उसमें विश्वगुरु बन सकते हैं, अगर हम रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रिसर्च पे अधिक से अधिक खर्च करेंगे। तो ये बिल में मैं मानता हूँ बहुत ही एक अच्छा बिल है देश के। जी बिल्कुल, रिसर्च का जो मुद्दा रहा है खासा महत्वपूर्ण रहा है। जाहिर तौर पे अगर इनोवेशन होगा, रिसर्च होगी, तो देश में नई नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, एक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी। आप कैसे देखते हैं अजय जी इस मुद्दे को? मैं सुजीत जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको रिसर्च पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय का भी और पैसे का भी।
और ये जो बिल आ रहा है इसके माध्यम से जिस फाउंडेशन की कल्पना की गई है वो ऐसे तमाम रिसर्च फेलोज़ को न केवल आर्थिक रूप से धन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, अपितु उनको एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा जिससे कि इस दिशा में वो निश्चिंत होकर काम कर सकें। और ये बिल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक मैं सुरक्षा क्षेत्र की बात करता हूँ। सुरक्षा क्षेत्र में हम समय समय पर अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से हथियार खरीदते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि जब हमको उन हथियारों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है तो उसमें कई बार किंतु परंतु लग जाता है और उसके कारण विवश होकर हमको कहीं ना कहीं समझौते करना पड़ता, अपने कदम खींचने पड़ते हैं। लेकिन अगर रिसर्च होगा, अत्याधुनिक हथियार हमारे यहाँ पर खुद बनेंगे और उसकी जो साजो सामान की आपूर्ति है वो यहाँ पर ही होगी और भविष्य का जो भारत है, भविष्य की जो दुनिया है, उसको देखकर भी अगर हम तैयारी करेंगे तो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तो जो विश्व गुरु की कल्पना अभी सुजीत जी ने आपको दिया है तो सही मायने में हम विश्व गुरु बन पाएंगे। आपको वो घटना स्मरण होगी कि जब एक देश ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था, उसके कारण हमारे प्रोजेक्ट बहुत सारे पीछे हो गए थे, लेट हो गए थे। बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने दम पर, अपने शोध के दम पर वो इंजन तैयार किया, फिर हम आगे बढ़े। तो ऐसा अनुभव की पुनरावृत्ति न हो, इस दृष्टि से ये बिल जो है बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं सुजीत जी? हाँ मनोज जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ क्यों ये बहुत ही अहम है। जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो वो 1967 का शायद बात है, 66 या 67 वो यूएस गई थी। तो उस समय यूएस की मीडिया में एक खबर उनके छपा था कि हियर कम्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद ए बेगिंग बाउल। वो एड मांगने के लिए गई थी यूएस से। तो कितना बड़ा मतलब ह्यूमिलेशन देश के लिए हुआ था। उसी समय मिसेस गांधी ने ये कहा था कि आज के बाद, वो उस समय हम लोग का खाद्य जो प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम अपने पूरे जो पॉपुलेशन को फीड कर सकें, तो वो फूड एड मांगने के लिए गई थी। तो उसके बाद मिसेस गांधी, मैं जो पढ़ा हूँ, उन्होंने कहा था कि आज के बाद कभी भी इंडिया किसी से खाद्य मांगने नहीं आएगा। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और रिसर्च इन एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। जो जितने सीड वैरायटीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च पे खर्च हुआ था और फोकस हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आप देखिए, आज हम लोग वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और बाकी सारी चीज़ों में हैं। तो रिसर्च की बहुत बड़ी भूमिका है देश को आगे लेके जाने में। जी बिल्कुल। अगर बात मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 की करूं तो इसको लेकर जो राजनीति है उसको चर्चा नहीं करूंगा मैं। सुजीत जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूँगा इस अध्यादेश 2023 को लेकर जो विधेयक के रूप में सदन में आ सकता है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैं आपने खुद ही कहा कि इस पे राजनीति नहीं करेंगे, तो मैं भी राजनीति से परे हट के कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक तो दुनिया में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, वाशिंगटन डीसी ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, वहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं होती है। तो वाशिंगटन में जैसे डीसी है जो उनकी राजधानी है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर होता है क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला होता है। बहुत सारे वहाँ पे एम्बेसीज होते हैं, बहुत सारे अहम जो इंस्टॉलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है जैसे दिल्ली बाकी जैसे शहर हैं, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद, जैसा वैसे नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली हमारी सुरक्षा के दृष्टि से बहुत अहम है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जो सर्विसेज को लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इलेक्टेड जो सरकार है उनसे लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर बढ़ाने का, तो मुझे लगता है एक हद तक ठीक है उसमें। लेकिन कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, जो कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए एलजी और जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये पब्लिक पोस्टिंग नहीं करके आपस में बैठ के सारे मुद्दों को आपस में बैठ के कैमरा से दूर हट के अगर बातचीत करेंगे तो सारा मुद्दा सुलझ जाएगा। तो मुझे भी यही लगता है कि इसको राजनीति ज़्यादा हो रहा है इसमें। राजनीति से हट के मैं यही उम्मीद करूँगा एलजी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को, दोनों इसमें राजनीति नहीं करके। बिल्कुल, ये मुद्दा राजनीति का है भी नहीं। दिल्ली का विकास कैसे हो, दिल्ली में आपसी तालमेल के साथ कैसे काम हो, केंद्र सरकार का जोर इस बात पर है कि दिल्ली का विकास कैसे हो। अजय जी, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? मैं सुजीत जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि दिल्ली अपने आप में एक संवेदनशील विषय है। एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली प्रांत में रहती है। इसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर भारत सरकार के सभी संवेदनशील कार्यालय स्थापित हैं, संसद स्थापित है। इस लिहाज से दिल्ली अत्यंत संवेदनशील है। और
पिछले 15 जब से दिल्ली प्रांत का निर्माण हुआ तब से बहुत सारे अनुभव भी रहे हैं। उन अनुभवों को देखते हुए आज हम अपनी गोपनीयता, अपनी सुरक्षा, उसको भी प्रमुखता देना है और दिल्ली वासियों के विकास की भी चिंता करनी है। दोनों के बीच में समन्वय बनाते हुए आज की परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने प्रवृत्त किया था, तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन संयोग ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसकी आड़ में बहुत सारे लोग राजनीति भी खेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दिया है, मैं समझता हूं उस मार्गदर्शन पे चलेंगे। चलिए तो इस मुद्दे से मैं आगे बढ़ता हूं और सुजीत जी आपसे एक मुद्दे पर चर्चा करना मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप बीजू जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा से, और जो रिपोर्ट एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे देश के सामने हैं, उन पे भी सदन में चर्चा होगी, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे पर खास तौर से मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 5 सालों के दौरान 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। ये नीति आयोग के डेटा से ये आंकड़ा सामने आया है। नीति आयोग ने हाल ही में 17 जुलाई को इसे जारी किया है। गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो एमडीपी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है जी, जो सूचित करता है देश आगे बढ़ रहा है। और इसमें खासकर 4-5 राज्यों का उल्लेख किया गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और शायद छत्तीसगढ़ भी जी। तो मैं उड़ीसा का बात करूँगा। उड़ीसा में 2000 से पहले जो उड़ीसा और बिहार भारत के 2 सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता था। हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे कम था, 8,000 रुपया था सालाना, आज जो बढ़ के 80,000 रुपया हो चुका है। और जो फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी कोई भी राज्य का उड़ीसा में हुआ है 20-22 साल में। तो जो हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उनके शासन में ये जो गुड गवर्नेंस का ये मतलब जो बर्निंग एग्जाम्पल है। और नीति आयोग के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे उड़ीसा को टॉप 5 स्टेट्स में गिना गया है। उनका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जिसमें भारत के जो 114 जो सबसे गरीब जिले हैं उनको लिया गया है, उसमें आप देखेंगे उड़ीसा के उसमें 11 जिले हैं। तो उसमें जो मैं कालाहांडी जिले से आता हूं, जो सबसे बहुत गरीब जिला माना जाता था, आज कालाहांडी जिला भारत के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है। जी सुजीत जी, दरअसल नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक पोषण में सुधार, स्कूली वर्ष में इजाफा, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार के चलते गरीबी को घटाने में बड़ी मदद मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।